हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के पहले 5 राफेल फाइटर्स 2 दिन में पहुंचेंगे भारत। दौलत बेग ओल्डी पर इंडियन आर्मी ने तैनात की है टी 90 टैंक्स की नई स्क्वाड्रन। डीआरडीओ और एलएनटी संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं एक नया लाइट टैंक। पाकिस्तान ने खारिज की चीन के साथ हुई उनकी सीक्रेट डील की रिपोर्ट। और भारत सरकार की रडार में है पबजी जैसी करीब 275 चाइनीज ऐप्स। आज की सबसे पहली खबर, और जिसे आप आज के सबसे अच्छी खबर भी कह सकते हैं, वो ये है कि आज सुबह फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी से इंडियन एयरफोर्स के पहले 5 राफेल फाइटर्स ने भारत आने के लिए अपनी उड़ान भर ली है। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इन 5 राफेल फाइटर्स में 3 सिंगल सीट वाले फाइटर्स हैं और 2 ट्विन सीट वाले। हालांकि पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें यह कहा गया था कि 3 ट्विन सीट वाले होंगे और 2 सिंगल सीट वाले, लेकिन आज रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। और इन राफेल फाइटर्स को फ्रांस से भारत इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ही लाने वाले हैं। और इस क्रू को लीड कर रहे हैं 17 स्क्वाड्रन के पहले सीईओ ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह। और ये 5 राफेल फाइटर्स 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में लैंड करेंगे। और रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक इन राफेल फाइटर्स की जो यात्रा है वो 2 स्टेजेस में प्लान की गई है। पहले स्टेज में फ्रेंच एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर टैंकर एयरक्राफ्ट की मदद से इन्हें मिड एयर रिफ्यूल किया जाएगा। और अंबाला एयरबेस पर लैंड करने से पहले ये अबू धाबी पे अपना एक स्टॉप भी लेंगे। और फ्रांस से भारत की यात्रा 7000 किलोमीटर से भी अधिक होने वाली है। और एयरफोर्स वेटरन्स के मुताबिक ये जो राफेल फाइटर है ये अपनी काबिलियत के चलते 7 अलग अलग तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी कि ये एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि एयर डिफेंस, एयर सुपीरियरिटी, रिकॉनेसेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन स्ट्राइक, एंटी शिप अटैक और यहाँ तक कि न्यूक्लियर डेटरेंस जैसे अलग अलग मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस फाइटर का इंतजार तो केवल इंडियन एयरफोर्स ही नहीं बल्कि पूरे भारत को था। और इसलिए आज का ये दिन पूरे भारत के लिए बेहद ही खास है। और भारत के राफेल फाइटर्स के आज सुबह की वीडियो हमने डिफेंस एक्सपी नेटवर्क पर अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लेट 1990s में सुखोई फाइटर्स के बाद अब ये राफेल ऐसे फॉरेन ओरिजिन के पहले फाइटर्स हैं जो कि इम्पोर्ट किए गए हैं। वरना सुखोई फाइटर्स के बाद से आज तक कोई भी दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट ही नहीं किया गया था। और आज की इस बेहतरीन खबर के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और इसलिए आज की इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रख रहे हैं 30,000। उम्मीद है आप इसे पूरा करने में मदद करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अक्साई चीन में करीब 50,000 के आसपास ट्रूप्स को तैनात किया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन आर्मी ने भी पहली बार दौलत बेग ओल्डी में T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक्स की स्क्वाड्रन, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और करीब 4000 पर्सनल्स की फुल ट्रूप ब्रिगेड को तैनात कर दिया है ताकि सक्सकम और काराकोरम पास एक्सिस पर चाइनीज एग्रेशन को काउंटर किया जा सके। हालांकि दुर्बुक, शोक और डीबीओ रोड के कुछ ब्रिजेस T-90 टैंक्स के वजन को नहीं संभाल सकते हैं। और इसी के चलते इंडियन आर्मी ने 15 जून के बाद T-90 टैंक्स को तब भेजा जब गलवान नदी का बहाव बढ़ गया था। और वहां पे फिर स्पेशलाइज इक्विपमेंट की मदद से उन टैंक्स को पार ले जाया गया। और उन स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स में आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज जैसे सिस्टम शामिल हैं, जो कि एक तरीके का फ्लोटिंग और फोल्डेबल ब्रिज होता है। और इस तरह के इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। बाकी दौलत बेग ओल्डी में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, 155 mm की M777 होविट्जर्स और 130 mm की गन्स पहले ही भेज दी गई हैं। और जबकि भारत और चीन के बीच ये फैसला हुआ है कि पहले यहाँ पर पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट होगी और फिर उसके बाद इस क्षेत्र को डीएस्केलेट किया जाएगा। और इसलिए इंडियन आर्मी यहाँ पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर रही है। और जबकि कल कारगिल विजय दिवस की 21वीं एनिवर्सरी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर दुश्मन भारत पर हमला करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा कि हमने कारगिल में दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच इंडियन आर्म फोर्सेस इमरजेंसी परचेसेस के तहत कई सारे इक्विपमेंट्स को खरीद रही है, जिनमें नए लाइट टैंक्स की खरीद भी शामिल है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आर्मी की इस लाइट टैंक वाली खरीद में जो रशिया का स्प्रूट नाम का लाइट टैंक है वो सबसे टॉप और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर शामिल है, क्योंकि इस पर आर्मी पहले भी अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है। हालांकि डीआरडीओ ने भी BMP-2 के आधार पर एक लाइट टैंक को विकसित किया था, लेकिन वो टैंक टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं है कि वो चाइना के लाइट टैंक का सामना कर सके। और हमने डीआरडीओ के इस लाइट टैंक पर भी वीडियो बनाई थी। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनके मुताबिक आर्मी के लाइट टैंक्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए K9 वज्र, जो कि 155 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर है, इसी के चेसिस के आधार पर डीआरडीओ और एलएनटी संयुक्त रूप से 35 टन तक के एक लाइट टैंक को विकसित कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। और इस K9 वज्र के आधार पर इन लाइट टैंक के पहले 3 प्रोटोटाइप्स को 18 महीनों के अंदर तैयार करने का उद्देश्य रखा गया है, और वो भी 200 करोड़ रुपए की कीमत के अंदर। और योजना यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ K9 वज्र के 155 mm के मॉड्यूलर टरेट को 105 mm के टरेट से रिप्लेस करेगी।
और ये 42 डिग्री के एलिवेशन पर फायर करने में सक्षम होगी और मुख्य रूप से माउंटेन वॉरफेयर में इस्तेमाल करने के लिए इसे सक्षम बनाया जाएगा। और ऐसी भी उम्मीद है कि इस K9 लाइट टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन होगा जो कि 28 हॉर्स पावर पर टन तक का पावर टू वेट रेशियो प्रदान करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्राम भारत की आत्मनिर्भर वाली पहल को सपोर्ट करता है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले चीन और पाकिस्तान के बीच साइन हुई एक सीक्रेट डील के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि इस सीक्रेट डील के तहत चीन और पाकिस्तान ने बायो वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एंथ्रेक्स जैसे डेडली एजेंट्स पर रिसर्च करने के लिए एक सीक्रेट डील साइन की है। लेकिन अब इसी खबर पर पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चीन के साथ इन बायो वॉरफेयर वेपन्स को विकसित करने को लेकर की गई डील से जुड़ी सारी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। और पाकिस्तानी विदेश विभाग का कहना है कि उसने चीन के साथ ऐसी कोई भी डील नहीं की है और जिस ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वो सरासर गलत है। और उनके मुताबिक इस रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनका दावा है कि पाकिस्तान की बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी के बारे में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। और बता दें कि चीन और पाकिस्तान की सीक्रेट डील वाली रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि चीन अपनी सीमा से बाहर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर आने से बच सके, और इसलिए उसने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन की है जहाँ पे वो एक लेबोरेटरी को बनाएगा और वहाँ पे इस पर रिसर्च करेगा। और वहीं एक्सपर्ट ने भी दावा किया था कि इंडियन और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि चीन इस प्रोजेक्ट से इसलिए जुड़ा है ताकि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। और चीन ये भी चाहता है कि खतरनाक बायोकेमिकल रिसर्च के लिए पाकिस्तान को केंद्र की तरफ पेश कर सके और खुद किसी की आलोचना से बच सके, यानी कि एक तरीके से वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है। और बाकी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि सीक्रेट डील वाली जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है, तो ऐसे में पाकिस्तान की तो बात खैर क्या ही माने, क्योंकि पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकियों को नहीं बल्कि उनके कुछ पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान ये भी कहता है कि उसका F-16 कभी शॉट ही नहीं हुआ है। वो तो हमारे पास सबूत मौजूद है, वरना पाकिस्तान ये भी कह देता कि 1971 के वॉर में उनके सोल्जर्स ने सरेंडर नहीं किया था, वो तो बस सीमा पर इंडियन सोल्जर्स से मिलने आए थे। और एक रिपोर्ट ये भी है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तानी मिलिट्री कुछ इवेंट्स को आयोजित करने की भी योजना बना रही है, जिसमें वो भारत के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कुछ मीडिया का नाटक कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस 5 अगस्त वाले दिन को ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व किया है और इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री में इस ब्लैक डे को लेकर कई सारी प्लानिंग चल रही है। खैर, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हर तरीके से तैयार है। बाकी इसके अलावा हमारे मन में एक विचार आ रहा था कि अभी तो जम्मू कश्मीर से केवल आर्टिकल 370 हटा है, तो पाकिस्तान ने इसे ब्लैक डे मान लिया। फिर जब POK पूरी तरीके से भारत में आ जाएगा तो पाकिस्तान उस दिन को किस डे के तौर पर सेलिब्रेट करेगा? ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आपके पास इसका जवाब है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और बाकी पाकिस्तान की DGISPR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से कि पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स ने LOC के पास भारत के एक स्पाइंग क्वाडकॉप्टर को शॉट किया है, जो कि LOC में पाकिस्तान की तरफ 200 मीटर अंदर तक आया था। और DGISPR के मुताबिक इस साल पाकिस्तानी आर्मी द्वारा शॉट किया गया ये भारत का 10वां क्वाडकॉप्टर है, और इस बार भी DGISPR ने शादी वाले ड्रोन की पिक्चर पोस्ट की है। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के बाद अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत सरकार ने करीब 47 और चाइनीज ऐप्स को बैन करने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं, और ये 47 चाइनीज ऐप्स उन्हीं 59 चाइनीज ऐप्स के क्लोन हैं जो कि पहले बैन किए गए थे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि भारत सरकार की नज़र में करीब 275 और चाइनीज ऐप्स हैं जो बैन हो सकती हैं, और इन चाइनीज ऐप्स में PUBG जैसी मशहूर गेमिंग ऐप भी शामिल है। और अगर इतनी सारी चाइनीज ऐप्स भारत सरकार बैन कर देती है तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और बाकी आज भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, और इस दौरान दोनों देशों ने बाइलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के लिए सहमति दी है। और आज के इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ्स, डिफेंस सेक्रेटरी और अन्य सीनियर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स शामिल थे। और आज इंडियन नेवल एकेडमी के नए कमांडेंट के तौर पर वाइस एडमिरल M.A. हेम्पी होली ने अपना चार्ज संभाल लिया है। और जबकि इसके अलावा DRDO की हाल ही की एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स हैं उनमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मॉडरेट लेवल पर है, और जबकि साइकोलॉजिकल और क्वालिटी ऑफ लाइफ का लेवल सही है। लेकिन इस स्टडी में इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनमें स्ट्रेस लेवल ज्यादा पाया गया है, और जबकि उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ का लेवल कम पाया गया है। और जबकि इनकी तुलना में जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, JCOs और अन्य नॉन कमीशन पर्सनल्स हैं उन सभी के साइकोलॉजिकल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ लेवल हाई है, और जो स्ट्रेस का लेवल है वो मॉडरेट है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।